नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों यूपी SSC एनम 5272 पद भर्ती क्लास पहला शुरू करने जा रहा हूं फिर से दोस्तों। और डिफरेंट क्वेश्चन रहेंगे, सभी चैप्टर एक साथ, एक नज़र सब कवर। दोस्तों प्रैक्टिस सेट में सभी जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। बहुत ही मज़ेदार क्लास होने जा रही है और जो लोग सब्सक्राइब ना किए हों ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूं। चलिए दोस्तों क्लास की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों बहुत बढ़िया क्लास होने जा रही है। जितनी भी एनम बहनें हैं फटाफट जो है जुड़ जाएं। मनोदशा को स्थिर करने वाला एक एजेंट है, बहुत बढ़िया है। मनोदशा को कौन जो है स्थिर करता है तो वह है लिथियम आपका। ऐसे ही क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे अब की बार। आत्महत्या की प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? तो वो होगा अधिकांश आत्महत्या वाले व्यक्ति मरने व जीने के संबंध में अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं। ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को HD मोड में करिएगा, एकदम साफ दिखाई देगा। YouTube के सेटिंग में जाइए, वहाँ से वीडियो को HD मोड में कर लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा है, नहीं मैं नहीं प्रतिक्रिया मृत्यु की कौन सी अवस्था में दिखाई देती है? ये सब एनम के क्वेश्चन है दोस्तों। डेनियल इनकार। मैनिक एपिसोड में मनोदशा में एक बहुत गंभीर चरम सीमा है, तो वह कौन सी है दोस्तों? अतिशयोक्ति, एक्सलेशन जो इसको बोलते हैं। सामाजिक रूप से अस्वीकार प्रवृत्तियों को अधिक योजक गतिविधियों की ओर मोड़ना कहलाता है, तो ये कहलाता है दोस्तों उदातीकरण। ऑप्शन ए हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदातीकरण का एक उदाहरण नहीं है? ऐसे अगर प्रश्न आ जाएंगे तो आप दोस्तों एकदम भौचक्का रह जाएंगे कि ये आया कहाँ से। इसलिए मैं ऐसे प्रश्न शुरू कर दिया हूँ पढ़ाना, जिससे हर चीज़ आपका कवर हो जाए। अगर डिक्टो यही क्वेश्चन आ गया और आप क्लास मेरी पढ़े हैं तो स्वाभाविक है आप कर ले जाएंगे, नहीं तो फिर आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर तुक्का मारेंगे गलत हो गया तो 0.25 नंबर आपके कट जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उदातीकरण का एक उदाहरण है? तो यह है दोस्तों एक युवा जो कि फुटबॉल खेलकर आक्रामकता से निपट रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7वां है, डी और ई की जटिलता है। डी और ई की जटिलता है तो देखिए अत्यधिक रुधिरस्राव, सेप्सिस और परफोरेशन, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, यानी सभी होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा 7वें का। 8वें पे चलते हैं। निम्न में से महिलाओं में होने वाले सबसे सामान्य बिनाइल ठोस ट्यूमर, बहुत बढ़िया है दोस्तों, बेनिंग सॉलिड ट्यूमर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको रट लीजिएगा। यह कौन सा होता है? सर्वाइकल कैंसर। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ इनलेट पेल्विस में पाया जाता है, ये पाया जाता है दोस्तों 13 सेंटीमीटर, इसको भी रट लीजिएगा। सत्य कथन को आपको छांटना है। सत्य है दोस्तों, देखिए इसमें आपको सभी पढ़ना पड़ेगा। प्रसव की प्रथम अवस्था 2 लेबर पेन के शुरुआत से शुरू होती है तथा सर्विक्स के फुल डायलेशन पर समाप्त होती है, सही है। प्रसव की द्वितीय अवस्था सर्विक्स के फुल डायलेशन से शुरू होकर बच्चे के बाहर निकलने पर समाप्त होती है, ये भी सही है। प्रसव की तृतीय अवस्था बच्चे के जन्म से शुरू होती है तथा प्लेसेंटा के बाहर निकल आने पर समाप्त होती है, ये भी सही है। यानी उपरोक्त सभी सही है दोस्तों। सत्य कथन पूछे तो आपको सभी पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रोकन्वल्स थेरेपी पूर्ण निषेध है, ECT जिसको कहते हैं दोस्तों, तो यह पूर्ण निषेध है बढ़े हुए इंट्राक्रैनियल प्रेशर को। डायबिटिक व्यक्ति का आहार जो कि नियमित रूप से मिठाई खा रहा है और इंगित करता है, तो क्या है दोस्तों? इनकार इसको बोलेंगे, मतलब वो इनकार भी कर रहा है और जबकि डायबिटिक है मिठाई भी खा रहा है। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, नए शब्दों की रचना जिन्हें आसानी से समझा नहीं जा सकता कि सनक या प्रवृत्ति कहलाती है, तो वह कहलाती है दोस्तों नियोलॉजिज्म कहलाती है। समान शब्दों वाक्यों का बिना मतलब बार बार दोहरावा कहलाता है, तो यह कहलाता है दोस्तों वर्बिजरेशन कहलाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा 14 का। 15 पे चलते हैं। 15 में पूछ रहा है, बिना किसी वास्तविक आधार के मिथ्या संवेदी अनुभूतियाँ कहलाती हैं, यह कहलाती हैं दोस्तों मतिभ्रम कहलाती हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बहुत बढ़िया क्लास है। सभी जो है लेक्चर
जो है सभी चैप्टर आपका इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। निम्न में से हाइपोमेनोरिया के कारण में शामिल नहीं है, हाइपोमेनोरिया के कारण में शामिल नहीं है दोस्तों, ये है गर्भाशयी पॉलिप। बाकी आपका एंडोमेट्रियल तपेदिक, गर्भाशयी निषेचन, सिनेचिए और मेलन्यूट्रिशन, ये सब है, लेकिन गर्भाशयी ये यूटेराइन पॉलिप ये नहीं है दोस्तों। वेजाइनल ट्राइकोमिनियोसिस का सबसे सामान्य एवं प्रभावी उपचार है, तो वह है दोस्तों मेट्रोनिडाजोल, ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 पर चलते हैं। सत्य पेल्विस बनी होती है, इनलेट कैविटी और आउटलेट से होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 19वां में चलते हैं। श्रोणि गुहा में गर्भाशय की स्थिति है, एंटीवेटेड और एंटीफ्लेक्स्ड होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 20 पर चलते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्य है, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्य है मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान करना, ये भी सही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना, ये भी सही है। स्कूल स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, ये भी सही है, यानी उपरोक्त सभी सही है। 21वां, कौन सा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का सिद्धांत नहीं है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कौन सा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का सिद्धांत नहीं है? तो देखिए, समान वितरण, पर्यावरणीय सुरक्षा, ये सभी हैं, लेकिन समुदाय की भागीदारी ये नहीं है। मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित नहीं है, तो मानव विकास सूचकांक में देखिए दोस्तों, शिक्षा का स्तर सही है, ये सम्मिलित है। 1 वर्ष की आयु के जीवन काल की संभावित, ये भी सही है। प्रति व्यक्ति आय संकेतित, ये भी सही है, लेकिन प्रौढ़ शिक्षा ये जो है दोस्तों नहीं है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। मातृ मृत्यु के दर के कारणों में शामिल है, मातृ मृत्यु दर, तो वह दोस्तों होता है गर्भावस्था की विषाक्तता, ये भी सही है। बहुत जल्दी या बहुत देरी से गर्भ धारण करना, ये भी सही है। गर्भावस्था के दौरान कुपोषण, ये भी सही है, यानी उपरोक्त हो जाएगा। इसके कारण मातृ मृत्यु दर होती है। देश का महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतक स्तर है 24वां, तो ये हो जाएगा जन्म के समय जीवन काल की संभावना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग जो है ये सब रट लीजिएगा। 25वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से स्वयं सहायता अस्थायी एजेंसी कौन सी है? 25वां, तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो होती है यही है आपकी। 26 पर चलते हैं। 26 में पूछ रहा है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी कब स्थापित होती है? इसको रट लीजिएगा दोस्तों। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की मतलब कब हुआ था स्थापना इसका? सन 1920 में हुआ था। प्रसव पूर्व गर्भवती महिला धूम्रपान करती है तो हो सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रट लीजिए 27वां क्वेश्चन, एक्रोमेगैली हो सकता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। बच्चों के निर्जलीकरण की विश्वसनीय संकेतक नहीं है, तो यह है दोस्तों प्यास, ऑप्शन डी यही नहीं है। बाकी आपका स्फीत, अल्पमूत्रता, ये सब है, लेकिन डी ऑप्शन यही नहीं है। 28 का। 29 पर चलते हैं। 29 में पूछ रहा है 1 से 6 माह के शिशु में डायरिया के लिए आरंभिक तरल है, आरंभिक तरल की बात हो रही है 29वां, तो ORS, इसका फुल फॉर्म आप कमेंट में बताइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। 1 से 6 माह के शिशु को प्रतिदिन थायमीन की कितनी खुराक मिलनी चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट है 30वां क्वेश्चन, तो 0.2 mg मिलीग्राम प्रतिदिन होना चाहिए। उप केंद्र के अंतर्गत आबादी आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रट लीजिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, फिर पूछा जाएगा ये। ऐसे प्रश्न आपको इस बार परीक्षा में देखने को मिलेगा। 3000 से 5000 उप केंद्र की आबादी पर रहते हैं। एक वर्ष में 1000 जनसंख्या पर कुल मृत्युओं की संख्या को क्या कहते हैं? उसको मातृ मृत्यु दर कहते हैं। भारत में मानव विकास का इंडेक्स है, तो वह है दोस्तों 0.645। ऐसे क्वेश्चन अब की बार आने की संभावना है। जनरल फर्टिलिटी रेट को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो उसको दोस्तों 1 वर्ष में 1000 प्रजनन आयु की महिला पर कुल जीवित जन्मों की संख्या, इस तरह से करते हैं। 35वां क्वेश्चन है 50,000 की जनसंख्या पर 1 PSC होनी चाहिए एवं 1 PSC 16 उपकेंद्र में विभाजित होनी चाहिए, यह किस कमेटी की सिफारिश थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको रट लीजिएगा दोस्तों। 35वां, यह करतार सिंह कमेटी की सिफारिश रही। प्रसवकालीन अवधि मेल खाती है, 36वां है, तो प्रसवकालीन मेल खाते गर्भाकाल के 28 सप्ताह से जन्म के 7 दिन तक।
चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम का स्थापना किया गया था। तो कब किया गया था दोस्तों? यह जो है RCH के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37वां, RCH के द्वारा। RCH का फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा। नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस कौन सा विटामिन उत्पन्न करता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। यह विटामिन E है, ऑप्शन B हो जाएगा 38वां। 39 चलते हैं। केवल माँ का दूध पीने वाले 1/1/2 वर्ष के बच्चों में कौन चीज़ की कमी होती है? तो प्रोटीन की कमी होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। 40 में पूछ रहा है कि वृद्धि व विकास के सिद्धांतों को विचार करते समय यह याद रखें कि यद्यपि विकास एक क्रमबद्ध तरह से होता है, लेकिन दर व्यक्ति के बीच भिन्न हो सकती है। ऑप्शन D हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आपको बहुत लंबे लंबे सेंटेंस वाले मिलेंगे। 41वां क्वेश्चन है दोस्तों। 41वां में पूछ रहा है 5 वर्षीय बच्चे के शारीरिक विकास का आकलन करते समय यह असामान्य है कि वह सीढ़ियाँ चढ़ते समय एक समय पर एक स्टेप चढ़ता है। ऑप्शन D हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। चिकित्सीय लक्षण जो कि मरीज की निकट मृत्यु की ओर इंगित करता है, उसको हम कहते हैं एपनिया और अनियमित श्वसन के दौर। ऑप्शन C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं दोस्तों। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 42वां। 43 पर चलते हैं। मानक सावधानियों के अनुसार सुरक्षात्मक आईवीआर के प्रयोग की आवश्यकता होती है। आईवीआर तो क्या है दोस्तों? 43वां में शरीर द्रव के छींटों का जोखिम हो। ऑप्शन B हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कार्य के लिए रजिस्टर्ड नर्स की आवश्यकता नहीं बल्कि घरेलू स्वास्थ्य सहायक को दिया जा सकता है? तो वह है औषधियों के बारे में मरीज को शिक्षित करना। क्वेश्चन नंबर 45 पर चलते हैं दोस्तों। 45 में पूछ रहा है आकलन का प्रकार जिसमें मरीज की वर्तमान स्थिति की तुलना पूर्व में प्राप्त किए गए बेसलाइन डाटा से की जाती है कहलाता है टाइम लेप्स्ड पुनर्आकलन। ऑप्शन D हो जाएगा। स्वमूल्यांकन का एक रूप जो कि नर्स को व्यक्तिगत कार्य संपादन के आकलन एवं प्रैक्टिस के मापदंड के बारे में फैसला लेने में सहायता करता है। 46वां क्वेश्चन तो वह है रिप्रेशन दोस्तों। ऑप्शन A हो जाएगा। वार्निक रोग एवं बेरी के प्रबंध में सम्मिलित है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 तो थायमीन होता है, विटामिन B। आयरन का सबसे संपन्न स्रोत, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये दोनों क्वेश्चन रट लीजिएगा दोस्तों। आयरन का सबसे संपन्न स्रोत है हरी सब्जी। ऑप्शन B। 49 पर चलते हैं। 49 में पूछ रहा है दालों के पोषण मूल्य में वृद्धि का श्रेष्ठ मार्ग है। तो वह है दोस्तों अंकुरण। अंकुरण करके जो है उसका सबसे बढ़िया फ़ायदा मिलता है। प्रोटीन की आधारभूत इकाई है। क्वेश्चन नंबर 50वां तो प्रोटीन की आधारभूत इकाई है। इसको रट लीजिएगा दोस्तों। ये दोनों क्वेश्चन अमीनो अम्ल होता है। एरिक्सन थ्योरी में किशोरों में का ज्ञान बोध विकसित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 51वां तो यह होता है पहचान दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। हॉस्पिटल सेटिंग में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूक्ष्म जीवों के स्थानांतरण को रोकने की सबसे सामान्य विधि है। तो वह है दोस्तों अच्छी तरह से बार बार हाथ धोना। निम्नलिखित में से कौन सा नर्स मरीज संबंधों में विश्वास को नहीं बढ़ाएगा? तो वह है बिना निजता प्रदान किए एक घाव की जांच। ऑप्शन A। रेमिशन का अर्थ है क्वेश्चन नंबर 54 तो रेमिशन का अर्थ है बीमारी उपस्थित हो लेकिन व्यक्ति को लक्षणों का अनुभव नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 55 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नर्सिंग प्रक्रिया के योजना चरण का भाग नहीं है? तो वह है प्रत्योजित देखभाल का पर्यवेक्षण करना। क्वेश्चन नंबर 56 पर चलते हैं। सूक्ष्म जीवों को फैलने से रोकने का प्रभावी मार्ग कौन है? तो हाथों की स्वच्छता। एक नर्स शाकाहारी डाइट लेने वाले एक मरीज का आहारीय आकलन कर रही है। नर्स को कौन से विटामिन से समृद्ध खाद्य पदार्थों पर फोकस करते हुए आहारीय शिक्षा देने की योजना बनानी चाहिए? तो वह है विटामिन B12।
पुराने दिनों में जब रेफ्रिजरेटर उपलब्ध नहीं थे तो दूध को खराब होने से बचाने हेतु दिन में 2 से 3 बार उबाला जाता था। इसका कारण है, क्वेश्चन नंबर 58, इसका कारण है दूध को दही में परिवर्तित करने वाले लैक्टोबैसिलस को मारना। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। ऊतक की मरम्मत में मदद करने वाला पोषक तत्व का है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 58 भी 59 भी दोस्तों। तो ऊतक की मरम्मत में मदद करने वाला पोषक तत्व है प्रोटीन। ये सब रट लीजिएगा। घाव को भरने में कौन सा विटामिन मदद करता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विटामिन कौन सा है? तो विटामिन सी होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। कोर्साकॉफ्स सिंड्रोम, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है दोस्तों, का कारण है कोर्साकॉफ्स सिंड्रोम जो होता है वो थायमीन की कमी से होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 63 पे चलते हैं। ग्रहणी से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम है 63, क्या है दोस्तों? ग्रहणी से कोलिसिस्टोकाइनिन। ऑप्शन ए। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। पित्त लवणों का निर्माण होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो पित्त लवणों का जो है निर्माण होता है अमीनो एसिड से होता है। मानव में किन 2 अस्थियों के मध्य गति होती है? तो वो होती है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 65वां, पेल्विक ग्रिडल और फीमर इनमें भी होती है, पेक्टोरल ग्रिडल ह्यूमर में भी होती है, खोपड़ी और एटलस वर्टिब्रा इसमें भी होती है। तीनों में होती है मध्य गति, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। इससे भी क्वेश्चन आपके बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 पर चलते हैं। एटलस और एक्सिस के बीच किस प्रकार की गतिशील संधि होती है? क्वेश्चन नंबर 66वां, तो ये होती है पिवोटल संधि होती है दोस्तों। इसमें थोड़ा खांसी वगैरह आ रही है, इसलिए क्लास में नहीं ले रहा था। पिवोटल संधि होती है। क्वेश्चन नंबर 67 पे डोलते हैं। पाइवोटल बोलते हैं, इसमें हिंदी में पिवोटल लिखा है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। 67 में पूछ रहा है कोशिका का शक्तिगृह माना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। पूछ रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 68 पर चलते हैं। एक्टिन एक प्रोटीन है जो कि कोशिकीय कंकाल के निर्माण में सम्मिलित होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 69वें पे चलते हैं दोस्तों। गुच्छासन कोशिकाएं जैक्सा जगुलर सेल, ग्लोमेरुलर सेल और जैसी जिसको बोलते हैं दोस्तों स्रावित करती है। तो ये होता है दोस्तों एरिथ्रोपोइटिन से और रेनिन से, दोनों से होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा अंग मध्य गर्भावस्था से पूर्व गर्भस्थ शिशु में हेमेटोपोइसिस के लिए प्राथमिक स्थल है? तो वह है दोस्तों लीवर आपका। ऑप्शन ए हो जाएगा। संपूर्ण दुनिया में सामान्यतः इस विटामिन की कमी पाई जाती है। संपूर्ण दुनिया की बात हो रही है तो दोस्तों कौन सी है? फॉलिक अम्ल, फॉलिक एसिड। 15 वर्षीय रोहित मसूड़ों से रुधिर स्राव की शिकायत करता है। नर्स उसे वो आहार लेने की सलाह देगा जो निम्नलिखित में से समृद्ध हो, तो वो होगा विटामिन सी, अगर स्राव हो रहा है तो। पित्त किसमें संश्लेषित होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए कैसे घुमा के 15 क्वेश्चन पूछा है, ये तीनों क्वेश्चन कैसे घुमा। पित्त किसमें संश्लेषित होता है? तो ये लीवर से होता है, जिगर जिसको बोलते हैं। गैस्ट, देखिए दोस्तों आप लोग का क्वेश्चन जो आएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। गैस्ट्रिक ग्रंथि की मुख्य कोशिका क्या स्रावित करती है? तो गैस्ट्रिक के ग्रंथि की मुख्य कोशिका जो होती है वो पेप्सिनोजन करती है। ऑप्शन बी। घुटना संधि और कोहनी संधि किस प्रकार की संधि के उदाहरण है? 75वां क्वेश्चन है दोस्तों। तो यह है हिंज जॉइंट जो है दोस्तों। मनुष्य में हाथ और कलाई अस्थि के बीच की संधि को क्या कहते हैं? हाथ और जो कलाई है, क्वेश्चन नंबर 76वां, तो इसको बोलते हैं दोस्तों ग्लाइडिंग संधि कहते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट कहते हैं। प्रोटीन संश्लेषण एक कार्य है खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये सब पहले जो CPMT चलता था, कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट, उन सब में पूछे गए हैं। अब देखिए ये अब आप लोग से पूछे जा रहे हैं, मतलब CPMT का प्रश्न अब देखिए ANM से पूछा जा रहा है। कैसा लेवल हो गया है कंपटीशन का। एट्रियल नेट्रियूरेटिक कारण स्रावित होता है, कारक स्रावित होता है। तो यह है दोस्तों हृदय की आलिंद भित्ति से। देखिए दोस्तों पहले CPMT हुआ करता था, अब वो नीट हो गया है। CPMT में वही 500-600-700 सीटें होती थी MBBS की, ये सब उसमें पूछा जाता था, बहुत पहले की बात है। अब तो नीट है, नीट में तो और
टफ क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो क्लास है बहुत ही मज़ेदार है दोस्तों, ये आप लोगों के लायक है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ऐसे प्रश्न आपको जब मिलेंगे मुख्य परीक्षा में, अगर आप मेरा वीडियो नहीं देखे रहेंगे तो श्योर आप गलती करके आएंगे। अगर आप ये क्लास किए रहेंगे तो मैं 100% श्योर कह रहा हूँ कि आप गलती नहीं करके आएंगे। एरिथ्रोपोइटिन का कार्य है, तो एरिथ्रोपोइटिन का कार्य है एरिथ्रोपोइसिस को प्रेरित करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। रुधिर में इस पदार्थ की कमी के कारण शरीर में ओडिमा हो जाता है, तो किसके कारण होता है दोस्तों? एल्बुमिन जो होता है। डायलिसिस इकाई में जो तरल भरा होता है वह लगभग प्लाज्मा जैसे ही होता है। इनमें अंतराल केवल यह होता है कि इस तरल में यूरिया नहीं होती दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 चलते हैं। टिटनेस का कारक जीव है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, इसको रट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 82, टिटनेस का कारण है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। ट्यूबरकुलोसिस के सामान्य लक्षण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? 23-83वां दोस्तों, तो वजन में वृद्धि, यही नहीं है, बाकी आपका ये सब होता है ट्यूबरकुलोसिस में। मेंटॉक्स टेस्ट सार्थक रूप से पॉजिटिव माना जाता है जब एरिथ्मिया की माप होती है। तो कब सार्थक माना जाता है? जब 15 mm या अधिक होता है। 84वां का सी हो जाएगा। 85वां चलते हैं। निम्नलिखित में से तीव्र वृद्धि करने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? तो माइकोबैक्टीरियम एप्सिस जो होता है दोस्तों, ये बहुत तेज़ जो है ग्रोथ करता है। आयुष क्या है? तो आयुष है दोस्तों आपका ये सभी चिकित्सा पद्धतियों को एक साथ एक छत के नीचे लाना, आयुष पद्धति यही है। निम्न में से एथेरोस्क्लेरोसिस आर्थियोस्क्लेरोसिस बोलेंगे दोस्तों इसको। हिंदी में देखिए कैसे दिया है, लेकिन इंग्लिश देखेंगे तो आर्थियोस्क्लेरोसिस हेतु खतरे का नहीं है। तो यह है दोस्तों, देखिए धूम्रपान, दबाव, मोटापन ये सब है, लेकिन कम वसा युक्त आहार यही आपका नहीं है। माइकार्डियल इन्फेक्शन का दूसरा नाम क्या है? बहुत बढ़िया दोस्तों, 88वां, तो हार्ट अटैक। ऑप्शन बी हो जाएगा, रट लीजिएगा, यह बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा रोग व्यावसायिक श्वसन रोग है? 89 का, तो व्यावसायिक श्वसन रोग है फुफ्फुसीय रेशमियता। हाइपरटेंशन के उपचार में शामिल नहीं है, तो कौन सा नहीं शामिल है दोस्तों? देखिए हाइपरटेंशन में वजन में कमी करना, खाने में नमक का कम करना और व्यायाम करना, ये तीनों है, लेकिन खाने में वसा की मात्रा बढ़ाना यही नहीं है। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा कथन रुधिर डायलिसिस की प्रक्रिया के संदर्भ में सही है? तो यह है रोगी की धमनी से रुधिर निकालकर उसमें हिपैरिन मिलाकर डायलिसिस इकाई में भेजा जाता है, यही है दोस्तों सही। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं। लेप्रोसी का रोग कारक है, 92वां क्वेश्चन, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी, इसको रट लीजिएगा। डॉट्स, इसको भी रट लीजिएगा दोस्तों, यही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डॉट्स का मतलब क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 93वां। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। माइकार्डियल इन्फेक्शन में के चिकित्सीय मैनिफेस्टेशन में शामिल है, क्या क्या शामिल है? सीने में तेज दर्द भी सही है, डिप्नीशिया भी सही है, टैकीकार्डिया भी सही, यानी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। एक डॉक्टर ने मिर्गी मरीज, एपिलेप्सी मरीज को इंजेक्शन फेनाटोइन 100 mg जो है 1 ग्राम 100 mg IV से देने का आदेश दिया। नर्स के अनुसार यह औषध निम्न में से किस दर से बहाव से शरीर में प्रविष्ट करानी चाहिए? 95वां क्वेश्चन, तो 50 mg पर मिनट दोस्तों। WHO के अनुसार 1 माह में मलेरिया के लिए रुधिर की कितनी स्लाइड देखनी चाहिए? WHO के अनुसार 1 माह में मलेरिया के लिए रुधिर की कितनी स्लाइड देखनी चाहिए? WHO के अनुसार है दोस्तों, कुल जनसंख्या का 10% देखना चाहिए। रेनाइड्स रोग है एक, क्या है दोस्तों? यह हृदय परिसंचरण रोग है। माइकार्डियल इन्फेक्शन दोस्तों, बहुत बढ़िया लेक्चर चल रहा है, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। माइकार्डियल इन्फेक्शन के दौरान सामान्यतः कौन सी धमनी प्रभावग्रस्त होती है? तो वह है दोस्तों कोरोनरी धमनी, ऑप्शन सी हो जाएगा। 99 पे चलते हैं। माइकार्डियल इन्फेक्शन तथा डिस्थिमियाज के दौरान उत्पन्न आघात है, तो वह है दोस्तों न्यूरोजेनिक आघात, ऑप्शन सी। न्यूरोजेनिक नहीं दोस्तों, कार्डियोजेनिक आघात होता है। माइकार्डियल में कार्डियो का ही है दोस्तों, ऑप्शन
ये हो जाएगा। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, मैरिजुआना का अंतर्ग्रहण भ्रम, विचारों में परिवर्तन, भावनाओं एवं व्यक्ति के अवयवों में प्रेरक है। मैरिजुआना है तो मैरिजुआना है दोस्तों, यह विभ्रमक है। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।